जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग भौतिक भूगोल के एक सबसे इम्पॉर्टेंट शाखा जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, भूगोल की दो शाखाएं, एक है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा होता है मानव भूगोल। दोनों की परिभाषाओं में भी अंतर है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे आखिर भूगोल को ऐसा क्या कारण है कि भूगोल को जो है दो भागों में बांटा जाता है या दो ब्रांच यानी कि दो शाखाओं में बांटा जाता है। हमारा सबसे पहला आता है भौतिक भूगोल, सेकंड आता है हमारा ह्यूमन यानी कि मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की शुरुआत पृथ्वी के उत्पत्ति से ही भौतिक भूगोल की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे जब पृथ्वी बनना प्रारंभ की या पृथ्वी का निर्माण जब शुरू होता है तो उसी समय एस्ट्रोनॉमी की बात करें यानी कि उल्कापिंड का निर्माण तो होना प्रारंभ हो गया था। उसी समय पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल कृतियाँ भी बनना या स्थल स्वरूपी विशेषताएं हमको भी देखने को मिलती हैं। उसी समय वायुमंडल का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमें जो होता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे, इन सब का विकास प्रारंभ होता है। इस प्रकार इन सभी को हम लोग जो है भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड आता है हमारा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग उस ज्योग्राफी को रखते हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से जिस ज्योग्राफी का विकास होता है उसे हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी, उसके बाद मानव का विकास हुआ। साथ ही साथ मानव के विकास तो हुआ, लेकिन मानव ने एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी को हम लोग जो है मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। जबकि जब मानव एग्रीकल्चर करना प्रारंभ कर देता है तो मानव तो अस्थायी आवास बनाकर रहना प्रारंभ करता है। उसी के साथ साथ सेटलमेंट ज्योग्राफी यानी कि आदिवास भूगोल का तो भी विकास हुआ। तो इस प्रकार हम चाहे एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो, चाहे सेटलमेंट आदिवासी भूगोल हो, इन सबको जो है हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। साथ ही साथ चाहे ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भूगोल की बात करें, ये सभी जो होता है मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि आज का जो क्लास है वह मेनली जो टॉपिक है वह हमारा है जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान है। चलिए आइए हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली समस्या आती है परिभाषा को लेकर, इसकी परिभाषा क्या है। फिर वर्गीकरण की बात करेंगे हम लोग, इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसके बाद जो होता है नेट की बात करेंगे या टीजीटी पीजीटी की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछता है तो इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि सबसे पहले हम लोग जो है परिभाषा की बात करेंगे। तो देखिए, परिभाषा में जो जियोमॉर्फोलॉजी की परिभाषा है उसका विद्वानों ने उसके अनेक परिभाषाएं दी हैं, लेकिन एक हम आप लोगों की परिभाषा बताते हैं, आप लोग उसको याद रखिएगा। आप लोग कह सकते हैं भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर अनेक प्रकार के स्थल स्वरूपी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान कहते हैं। आप लोग कह सकते हैं पृथ्वी तल पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपी विशेषताओं का अध्ययन ही भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब आता है वर्गीकरण की बात। तो भू संचलन के कारण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि भू संचलन यानी कि अर्थ मूवमेंट होने के कारण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों का विकास होता है। यह स्थल स्वरूप किसी न किसी बल के कारण अर्थ मूवमेंट हुआ होगा, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों का विकास हुआ। तो आप इसके बल के स्रोत के आधार पर अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो उसका वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। एक आता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। अब आती है समस्या कि अंतर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल क्या होता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल के नाम से जाना जाता है, जबकि पृथ्वी की सतह पर सॉइल सरफेस पर जो होता है उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं।
अंतर्जात बल का, अगर अंतर्जात बल की बात करेंगे तो अंतर्जात बल के कारण हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़ आती है कि अंतर्जात बल को हम उसकी तीव्रता के आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी तीव्रता के आधार पर अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसकी तीव्रता अधिक भी हो सकती है और इसकी तीव्रता कम भी हो सकती है। जब इसकी तीव्रता कम होगी तो आप कह सकें कम तीव्रता वाले बल के कारण उत्पन्न होने वाले बल को उत्पन्न होने वाले संचलन को यानी कि अर्थ मूवमेंट को पटल विरूपण संचलन कहा जाता है। आप लोग अंतर्जात बल की जब तीव्रता कम रहेगी तो उसे पटल विरूपण संचलन कहते हैं, और जब वही अंतर्जात बल की तीव्रता अधिक होगी तो आप लोग कह सकते हैं अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहा जाता है। पटल विरूपण संचलन की बात करेंगे तो पटल विरूपण संचलन का वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में किया जाता है। जैसा कि आता है विवर्तनकीय संचलन क्या होता है, साथ ही साथ समस्थैतिक की क्रिया क्या होती है या समस्थैतिक संचलन क्या होता है, एक होता है सुस्थैतिक संचलन। तो विवर्तनकी क्या होता है, ये अस्थल विवर्तनकी संचलन के कारण अस्थल स्वरूपों का विकास होता है। समस्थैतिक की जो क्रिया होती है या समस्थैतिक संचलन जो होता है यह महाद्वीपों पर संतुलन की दशा को बनाए रखता है। अगर सुस्थैतिक संचलन की बात करेंगे तो सुस्थैतिक संचलन जो होता है महासागरों में समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहा जाता है। अगर आप तीव्रता की दिशा के आधार पर अगर आप विवर्तन की संचलन का वर्गीकरण करेंगे तो इसे आप 2 वर्गों में वर्गीकरण कर सकते हैं। फर्स्ट आता है या तो बल की दिशा ऊर्ध्वाधर होगी या तो बल की दिशा क्षैतिज हो सकती है, या तो ऊर्ध्वाधर हो सकती है या तो क्षैतिज हो सकती है बल की दिशा। तो जब आप इसका सबसे पहले हम लोग इसका ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण करते हैं, ऊर्ध्वाधर आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है, जब बल की दिशा लंबवत लगती है या लंबवत कार्य करती है या लंबवत उत्पन्न होता है तो उसे महादेश जनक बल का नाम दिया जाता है। महादेश जनक बल का नाम दिया जाता है। महादेश जनक बल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है हमारा उत्थान और एक होता है निर्गमन। सेकंड आता है हमारा अवतलन निमज्जन। सेकंड आता है आपका क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण जो होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन उत्पन्न होता है या पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है। इस प्रकार जो होता है क्षैतिज दिशा में जब विवर्तन की संचलन होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। अब आती है बात अंतर्जात बल को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा, उसकी तीव्रता के आधार पर 2 भागों में। अगर अंतर्जात बल की तीव्रता अगर अधिक होगी तो उसे आकस्मिक संचलन कहते हैं। आकस्मिक संचलन के अंतर्गत जैसे ज्वालामुखी, भूस्खलन के साथ साथ भूकंप आते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर अचानक घटित होते हैं यानी कि आकस्मिक एकाएक हो जाते हैं उन्हें आकस्मिक संचलन कहते हैं। जैसे भूकंप क्या होता है, अचानक आ जाता है, ज्वालामुखी का उद्गार अचानक होता है, भूस्खलन की क्रिया अचानक देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो होता है जियोमॉर्फोलॉजी का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको लिख कर देखते हैं। आइए, हमने आप लोगों को बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी का अगर आप लोग वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले आता हमारा है अंतर्जात बल और एक आता है हमारा बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल को देखते हैं। अंतर्जात, सेकंड आता हमारा बहिर्जात।
बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को हम लोग दो वर्गों में वर्गीकरण करते हैं। जैसे सेकंड में आता है कि अंतर्जात बल के कारण हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है, किसकी आंतरिक संरचना है कैसी। तो जानकारी कैसी मिलती है, आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। सेकंड में आते हैं, इसमें तीव्रता के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण करते हैं। तीव्रता के आधार पर हम लोग इसका वर्ग, इसकी तीव्रता अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर इसकी तीव्रता कम होगी, अगर कम होगी तो उसे क्या कहा जाता है, पटल विरूपण संचलन। पटल विरूपण संचलन, अगर तीव्रता कम रहेगी तब। अगर तीव्रता अधिक रहेगी इसे आकस्मिक संचलन कहते हैं। पटल विरूपण संचलन में को अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो आता है आपका विवर्तन की संचलन। विवर्तन की संचलन। सेकंड आपका आता है समस्थैतिक क्रिया या समस्थैतिक संचलन। समस्थैतिक संचलन। थर्ड आता है आपका सुस्थैतिक संचलन। विवर्तन की संचलन का अगर हम लोग वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, बल की जो दिशा हो सकती है या ऊर्ध्वाधर हो सकती है या तो क्षैतिज हो सकती है। अगर इस प्रकार से हम लोग इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसको जो होता है दो भागों में वर्गीकरण। जैसे एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज दिशा में लगने वाला बल। ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल के कारण या ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल को महादेश जनक बल कहा जाता है। महादेश जनक बल। इसमें आपका आता है उत्थान होता है, उत्थान और निर्गमन। सेकंड में आता है आपका अवतलन। अवतलन होता है या निमज्जन होता है। क्षैतिज दिशा की बात करेंगे तो इसे जो होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन कहा जाता है। पर्वत निर्माणकारी संचलन या तो बल कहते हैं। आकस्मिक की बात करेंगे हम लोग, आकस्मिक संचलन की बात अगर करेंगे तो आकस्मिक संचलन में हमने आप लोगों को पढ़ाया कि जो क्रियाएं पृथ्वी पर एकाएक घटित होती हैं उसे हम लोग आकस्मिक संचलन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की बात करेंगे, भूकंप। सेकंड आता है ज्वालामुखी, यानी कि क्योंकि जब ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी पर घटित होती है तो ये भी एकाएक घटित होती है। ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो की बात करेंगे। एक होता है आपका अर्थक्वेक, वॉल्केनो। सेकंड आता है आपका भूस्खलन। भूस्खलन की बात करेंगे। ये सब जो होता है आकस्मिक संचलन के अंतर्गत आते हैं। देखिए एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी की परिभाषा क्या होगी, होता हमने आप लोगों को बताया ही।
संचलन जो होता है, अर्थ मूवमेंट जो होता है, उसके कारण पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। तो उसके लिए कोई ना कोई बल जिम्मेदार होगा। इस प्रकार बल के उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं, अंतर्जात बहिर्जात। अंतर्जात बल के कारण क्या होता है, अंतर्जात बल के आधार पर आप पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है। दूसरी चीज आती है, अगर आप अंतर्जात बल की तीव्रता के आधार पर अगर आप इसका वर्गीकरण करेंगे, तीव्रता या तो कम हो सकती है, यानी कि मंद गति से हो सकती है, तीव्र गति से भी हो सकती है। तो कम तीव्रता के आधार पर अगर आप इसको अगर अंतर्जात बल की तीव्रता कम रहती है तो उसे पटल विरूपण संचलन कहा जाता है। अगर वहीं तीव्रता अधिक रहती है तो उसे आकस्मिक संचलन कहा जाता है। पटल विरूपण संचलन को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आपका हो जाता है विवर्तन की संचलन होता है, सेकंड आपका आता है समस्थैतिक की संचलन होता है, थर्ड आपका आता है सुस्थैतिक संचलन होता है। विवर्तन की संचलन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, उसके बल के लगने वाली दिशा के आधार पर। तो जो बल की दिशा ऊर्ध्वाधर भी हो सकती है, क्षैतिज भी हो सकती है। अगर बल की दिशा ऊर्ध्वाधर रहती है तो उसे महादेशजनक बल कहा जाता है, उसे महादेशजनक बल का नाम दिया जाता है। जबकि अगर जो होता है बल की दिशा क्षैतिज होती है तो उसे पर्वत निर्माणकारी संचलन का नाम दिया जाता है। महादेशजनक बल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है उत्थान यानी कि निर्गमन, दूसरा आता है अवतलन और निमज्जन की क्रिया होती है। इधर आप आते हैं आकस्मिक संचलन को। अगर हम टॉपिक की बात करेंगे तो आकस्मिक संचलन के अंतर्गत हमें भूकंप देखने को मिलता है, यानी कि जो पृथ्वी पर एकाएक घटित होते हैं उसे जो होता है आकस्मिक संचलन कहा जाता है। जैसे कि भूकंप पृथ्वी पर एकाएक आते हैं, ये भी क्या आकस्मिक संचलन के अंतर्गत आता है। सेकंड आपका ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो की बात करेंगे, वह भी पृथ्वी पर एकाएक घटित होती है। तो इस प्रकार जो होता है ज्वालामुखी को जो होता है आकस्मिक संचलन के अंतर्गत रखते हैं। थर्ड आपका आता है भूस्खलन। पृथ्वी पर भूस्खलन की क्रियाएं भी एकाएक घटित होती हैं। इस प्रकार भूस्खलन को आकस्मिक संचलन के अंतर्गत रखते हैं। वैसे तो भूस्खलन की क्रिया मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटित होती है। ये कौन घटित होती है? भूस्खलन की क्रिया। तो जो जियोमॉर्फोलॉजी का ये बेसिक जो होता है समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हालांकि अगले कल क्लास में हम आप लोगों को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। यहाँ से यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछता रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक की बात करेंगे तो हमारा पटल विरूपण संचलन है। यहाँ से जो होता है क्वेश्चन हर हाल में नेट की बात करेंगे, चाहे नेट की बात करें, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी की बात करें, क्वेश्चन पूछता रहता है। चलिए आप लोग खाइए पिए मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, माँ बाप की सेवा करिए, महिला और बच्चों का सम्मान करिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।